फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ सुनाई दी। हेलो, साक्षी? हाँ, मैं साक्षी बोल रही हूँ। पहचाना? माफ़ कीजिए, आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं अंजू बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? अंजू तुम? इतने सालों बाद, कहते हुए आंखों में आंसू भर आए। तुम मुझे भूल ही गई अंजू। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद ना किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खबर देने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। अपने कॉलेज में रीयूनियन है। अपने बैच के लड़के लड़कियां आ रहे हैं। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। वैसे तुमसे मिलने का बड़ा मन है। घर आओ ना किसी दिन। आऊँगी ना, आऊँगी क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, आने की पूरी कोशिश करना। चलो, फ़ोन करना भूलना मत। साक्षी बुटीक जाने के लिए तैयार होते हुए कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। कक्षा 1 से 12वीं तक वह एक ही स्कूल में पढ़ी थी। स्कूल कोएड था। बड़ी बुआ के कहने पर सह शिक्षा स्कूल में एडमिशन कराया गया। बुआ का कहना था, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ाई करने से लड़कियां सहमी नहीं रहती, सामान्य रहती हैं। लड़कों को देखकर लड़की के मन में कोई डर वाली भावना ना आए। वैसे माँ पिताजी इसके पक्ष में नहीं थे, पर ना जाने क्यों फिर एडमिशन करा दिया। जब वह 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, बिल्कुल हीरो जैसे दिखने वाला। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें साक्षी भी थी। वह जितना खूबसूरत था उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, वंश। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर साक्षी ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसीलिए साक्षी लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। वंश ने कुछ ही दिनों में साक्षी को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा साक्षी की ओर ही ताका करता था। कितनी सरल सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज़ सुनते ही रहें। वंश सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर साक्षी ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक साक्षी को देख नहीं लेता था, उसका मन बेचैन रहता था। साक्षी के मन की भी यही हालत थी, पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से साक्षी तो लड़कों की ओर से वंश कर रहा था। जब उसे पता चला कि साक्षी एंकरिंग कर रही है, तो उसने भी एंकरिंग में नाम लिखवा लिया। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। साक्षी की मीठी आवाज़, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस, उसका एक एक शब्द बिल्कुल सधा हुआ लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते साक्षी और वंश की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मोहित इस साल का बेस्ट स्टूडेंट लग रहा था, जो हमेशा टॉप करता था। जब टीचर ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड साक्षी तंवर के हिस्से में जाता है। साक्षी तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। उससे अधिक खुशी वंश के चेहरे पर झलक रही थी। साक्षी ने जाकर ट्रॉफी ले ली। मम्मी पापा बेहद खुश थे। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था।
वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में वंश ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। अचानक से वंश के हाथ मिलाने से साक्षी का हाथ भी आगे बढ़ गया। यह दृश्य साक्षी के पापा की नज़र में कैद हो गया। यह देखकर वह सहम उठे, पर वहाँ वह कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श साक्षी के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव वंश को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। साक्षी ने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। वंश ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नज़दीक थी, इसीलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक साक्षी की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। साक्षी से प्यार करने की बात वंश ने अंजू को बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। अंजू साक्षी को चिट्ठी देने पहुंची तो देखा उसके ब्याह की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी और सामान से साक्षी का कमरा, बेड भरा पड़ा था। कपड़े, गहने, चूड़ियाँ, नई चप्पल और न जाने क्या क्या। अंजू सीधे साक्षी के कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करके बोली, साक्षी, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे? निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर साक्षी बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी नहीं पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। आज शाम बारात भी आने वाली है। इतना कहकर साक्षी अंजू के गले लगकर रोने लगी। साक्षी, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना कि तुम वंश से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उसी दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का नाम लेना भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए वही मेरा जीवन है। वंश ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। वंश के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ साक्षी, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या, सच है वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूँगी, केवल अपना जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि साक्षी अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो क्या कहना चाहता है तुमसे। अंजू ने जिद की तो साक्षी ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाज़ा खटका तो उसने वह चिट्ठी गहनों के डिब्बे के नीचे दबा दी। साक्षी की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपनी विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार की आहुति भी दे दी और सागर के साथ 7 वचनों में बंध गई थी। सागर भी साक्षी को बहुत प्यार करता था, लेकिन विवाह के 2 साल बाद सागर की दुर्घटना में मौत हो गई। तब साक्षी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके ससुर तो पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। होने वाला बच्चा अपने पिता की सूरत भी न देख पाया। साक्षी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। साक्षी को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। सागर की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 4 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, साक्षी कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी। उसने माँ के कहने पर सिलाई बुनाई सीखी थी, इसीलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे अपना बुटीक जमा लिया था, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ से लकड़ी की कंघी गिरी तो उसकी तंद्रा टूटी। बुटीक का सामान समेटकर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने स्टूडेंट इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं? मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी।
कोमल को आप 2 घंटे के लिए संभाल लेंगी? अरे चली जाना बेटा, पुराने सहपाठियों से मिलकर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हम दोनों दादी पोती साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की ज़रा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा। तुम्हारे तो चेहरे की हंसी गायब हो गई है। वहाँ जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। साक्षी ने अंजू को फ़ोन करके समय पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहाँ आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अंजू कॉलेज के गेट पर खड़ी साक्षी की राह देख रही थी। थोड़ी देर में साक्षी ऑटो से ऑफ वाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही अंजू ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। सालों बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गईं। तभी अंजू बोली, वंश कहाँ रह गया? अभी तक नहीं पहुंचा। साक्षी का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया, पर वह अभी नहीं आया था। प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। तभी हॉल में एक सुंदर पुरुष का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां जो अब महिला बन चुकी थीं, सभी की नज़रें उसी पर जा टिकी। साक्षी और वंश की आंखें मिली, पर साक्षी ने आंखें झुका लीं। साक्षी और अंजू अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गईं। वंश भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं। क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? साक्षी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह चिट्ठी तो उसने गहनों के डिब्बे में रख दी थी। वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए। वह डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद वह वहाँ भी नहीं होगा। उसे एसी में भी पसीना आ गया। वंश ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो। मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। वंश ने कहा, साक्षी, तुम्हारे जीवन के बारे में अंजू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा। शायद 1-2 बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसीलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मैंने शादी नहीं की। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता था। माँ मेरी शादी ना करने के निर्णय से सदमे में चली गई और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। यह कहते हुए वंश की आंखें भर आईं। पिताजी माँ की मृत्यु के बाद खामोश से हो गए। साक्षी को बहुत दुख हुआ वंश की माँ के बारे में जानकर। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। सच बात कही। इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ नहीं आते, वंश ने कहा। पहली बार साक्षी ने वंश से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश था। साक्षी भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं सोच पा रही थी। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन साक्षी के भाई भाभी उसके घर आए। साक्षी उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी साक्षी को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। साक्षी ने उसे पढ़ा, साक्षी, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूँगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन
अपनी पलकों पर बैठा कर रखूँगा। तुम एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आना। अगर ना भी आई तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार मेरे दिल में सदा रहेगा। साक्षी की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही ज़रूर फीकी पड़ गई है, पर वंश के दिल में अभी भी यह प्यार धड़क रहा है। ये चिट्ठी मेरे ही हार के बॉक्स में थी। मैंने ये चिट्ठी इसीलिए संभाल कर रखी थी, पता नहीं क्यों। शायद नियति का खेल पूरा करने के लिए। इसीलिए तो तुम दोनों दोबारा मिले हो। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। कोमल को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 29 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की ज़रूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें क्या गलत है। सागर भी यही चाहते थे, तुम्हारी दोबारा शादी कर दी जाए। यही उनके अंतिम शब्द थे। अपने लिए नहीं तो कोमल के लिए ही विवाह कर लो। सागर की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। साक्षी की सास ने कहा, बेटा मेरी भी यही इच्छा है। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम वंश को अपने जीवन में जगह दे दो। मैंने बहुत बार तुम्हारे विवाह की कोशिश की, पर तुम ना मानी। पर आज इस माँ की बात मान लो। थोड़ा सोचकर साक्षी बोली, इस समय तो मैं ही आपकी बेटी और बेटा हूँ। आपकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। साक्षी की भाभी बोली, साक्षी वंश तो पहले से ही माँ को साथ लिए जाने का मन बनाए बैठा है। यही बात करने के लिए तो उसने हमें भेजा है। अगले दिन सवेरे ही वंश, उनके पिता और अंजू सगाई की अंगूठी लेकर आ गए। वंश साक्षी की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं एक बार अपनी माँ को खो चुका हूँ। अब फिर से माँ मिली है तो उनकी आंचल की छांव चाहता हूँ। साक्षी की सास की आंखें छलक आईं। वंश में उन्हें सागर का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने वंश के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। तभी कोमल भी आकर वंश की गोद में बैठ गई। पापा। वंश ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे गोद में उठाकर साक्षी के पास पहुंचा और बोला, अब तो मेरी प्रेम प्रतीक्षा समाप्त कर दो। साक्षी ने सजल नेत्रों से मुस्कुराकर सगाई के लिए अपने हाथ की उंगली आगे कर दी। इधर पिताजी की भी सूनी दुनिया कोमल